हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करने वाले हैं एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड की, जिसको हम शॉर्ट में एंटनी बोलेंगे। ये म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को प्रोसेस करने और सेग्रीगेट करने की कंपनी है और इस कंपनी के आज हम फंडामेंटल डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है और मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा कि क्या रीजंस हैं जो मैं इस कंपनी में पिछले 6 महीने से इन्वेस्ट कर रहा हूँ और अपना और भी ज़्यादा पैसा मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का विचार बना रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि ये कोई बायो सेल रिकमेंडेशन नहीं होने वाली। ये जस्ट एजुकेशनल वीडियो है जिसको आप देखिए और आप सीख सकते हैं कि इन्वेस्टिंग किस तरीके से करते हैं। किसी भी बिजनेस में जब इन्वेस्ट करते हैं तो क्या वेरिएबल्स हैं जिनको चेक करना चाहिए, किसी भी धंधे को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो इस वीडियो को सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एंटनी करता क्या है। देखिए, सिंपल वर्ड में समझाऊँ तो एंटनी घर घर जाता है, कूड़ा कचरा इकट्ठा करता है, उसके बाद उस कूड़े कचरे को लेके जाता है, उसको प्रोसेस करता है, यानी अलग अलग करता है कूड़े को, और जिस भी तरीके से हो सके उस कूड़े से पैसे कमाने की कोशिश करता है। इसके अलावा कोशिश करता है कि हमारे जो सिटीज़ हैं, बड़े बड़े सिटीज़ हैं, वो साफ रहे, सुंदर रहे। तो मोटा मोटा एंटनी का धंधा है ये। अब हम डिटेल में बात करते हैं कि बिजनेस है क्या, किस तरीके से है। तो देखिए, सबसे पहला पार्ट है बिजनेस का कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, जिसको हम शॉर्ट में CNT बोलते हैं। कुछ नहीं है, कंपनी जाती है घर घर और कूड़ा इकट्ठा करती है, उसको ट्रांसपोर्ट करती है। ट्रांसपोर्ट कैसे करती है? इनके पास लगभग 3000 व्हीकल्स की फ्लीट है जिससे ये कूड़ा इधर से उधर लेके जाते हैं। इनके क्लाइंट्स कौन है? क्लाइंट्स इनके हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, बड़े बड़े सिटीज़ में। इनका सबसे बड़ा जो बिजनेस है वो मुंबई के अंदर है। लगभग 70% के आसपास जो इनका रेवेन्यू है वो मुंबई से आता है अकेला। उसके बाद पुणे है। पुणे के बाद ये चेन्नई में नया प्रोजेक्ट लेने की कोशिश करने हैं। न्यू दिल्ली में इनका एक प्रोजेक्ट है, नोएडा में इनका प्रोजेक्ट है। ऐसे ऐसे लगभग 23 शहरों में इनके प्रोजेक्ट्स हैं। तो इनकी जो क्लाइंट्स हैं, मेन क्लाइंट्स हैं, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं। जो कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है वो लगभग 7 से 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। यानी जब हमको टेंडर मिल गया उसके बाद 7 से 10 साल तक हमारी जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट श्योरिटी है कि हमें पैसे मिल जाएंगे। हाँ, कभी कभी ये म्यूनिसिपैलिटीज़ अपने ड्यूज़ देने में लेट हो जाती हैं, टाइम पे अपने ड्यूज़ देती नहीं है, लेकिन ये श्योरिटी है कि वो पैसा आएगा ज़रूर। इसके बाद इनका जो दूसरा बिजनेस है वो है प्रोसेसिंग का। प्रोसेसिंग में ये क्या होता है कि जो भी कलेक्शन होती है उसको एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है। उसके बाद इनको अलग अलग चीज़ों में सेग्रीगेट किया जाता है, जितना भी हमारा सॉलिड वेस्ट है उसको। फॉर एग्जाम्पल, जो रिसाइकलेबल चीज़ें हैं जैसे ग्लास है, पेपर है, उनको इकट्ठा किया जाता है, तो उनको फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है जहाँ पर रिसाइकलिंग पॉसिबल है। कंबस्टेबल मटीरियल को अलग कर लिया जाता है। कंबस्टेबल मटीरियल जैसे पेपर हो गया, रबड़ होगी, नॉन रिसाइकलेबल प्लास्टिक हो गया, इन सबको अलग कर लिया जाता है और इनके बनाए जाते हैं RDF यानी रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल। और इन फ्यूल्स को बनाकर भेज दिया जाता है जैसे सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के पास, जहाँ पर ये इनको फ्यूल की तरह यूज़ करती। अब आप पूछेंगे कि ये सीमेंट इंडस्ट्री क्यों खरीदेंगे? सीमेंट इंडस्ट्री इन RDF को इसलिए खरीदती है क्योंकि इन फ्यूल की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो बहुत हाई होती है। और उसके बाद गवर्नमेंट ने भी कह रखा है कि सीमेंट इंडस्ट्री आपको सिर्फ कोयले से काम नहीं चलाना, आप एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल भी यूज़ करना है। तो इसीलिए सीमेंट इंडस्ट्री RDF एंटनी से खरीद लेती हैं और इनको यूज़ करती हैं, वहाँ से पैसा आ जाता है। उसके बाद ऑर्गेनिक वेस्ट कौन सा होता है? जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स होगी, उसको अलग कर लिया जाता है, उसका बनाया जाता है कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होता है? खाद की तरह यूज़ होता है। पेड़ में, पौधों में हम कंपोस्ट का यूज़ करते हैं, जो अगेन एक रेवेन्यू सोर्स है इनका। तो इस तरीके से जितने भी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसको सेग्रीगेट किया जाता है और उनको अलग अलग रेवेन्यू फॉर्म में देखा जाता है, उनसे पैसे बनाने की कोशिश की जाती है। और इस प्रोसेस के अंदर सिर्फ हमारा पैसा नहीं बनता, हमारे सिटीज़ भी क्लीन रहते हैं। कंज्यूम मार्ग मुंबई में एंटनी की एक बहुत बड़ी इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग यूनिट है जहाँ पर ये सारे काम होते हैं। वो एशिया की सबसे बड़ी यूनिट है और जिस तरीके से वो यूनिट ये प्रॉफिटेबली रन कर रहे हैं ना, चांसेस ये है कि फ्यूचर में बहुत सारे बड़े सिटीज़ इस तरीके की बड़ी इंटीग्रेटेड यूनिट लगाएंगे। और एंटनी के पास ऑलरेडी वो एक्सपर्टीज़ है मुंबई से निकल के और शहरों में भी अपनी इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज देने की। उसके बाद अगला धंधा है वेस्ट टू एनर्जी का। एंटनी खुद पावर प्रोड्यूस करती है इस वेस्ट से। इन्होंने एक इंटीग्रेटेड प्लांट लगाया है पिंपरी चिंचवाड़ में, PCMC जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे। वहाँ पर ये हर साल 50 करोड़ के आसपास की बिजली प्रोड्यूस करेंगे उस वेस्ट की हेल्प से। और इन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ, जहाँ पर 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से PCMC इनसे वो पावर खरीदेगी। यानी जो ये पावर बनाएंगे उसका ग्राहक ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और ये प्रोजेक्ट होगा अगले
30 साल तक ये प्रोजेक्ट इनका पिछले 2 क्वार्टर से काम कर रहा है और 2025 इनका पूरा वर्किंग ईयर होगा। इंडिया में इस तरीके के बहुत सारे प्रोजेक्ट नहीं है, बस 7-8 प्रोजेक्ट हैं, जिनमें से एंटनी का ये प्रोजेक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट है, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2023 में किया था। वेस्ट टू एनर्जी में जो मार्जिन्स होते हैं वो CNT और प्रोसेसिंग से भी ज़्यादा होते हैं, लगभग 40 से 45% के आसपास मार्जिन होते हैं। कंपनी प्लान कर रही है कि ऐसा ही प्रोजेक्ट चेन्नई में भी लगाया जाए, अगर टेंडर इनको मिल जाता है तो ये वहाँ पर भी एक्सपेंड करेंगे। इसके अलावा कंपनी मैकेनाइज्ड स्वीपिंग करती है, यानी वो ट्रक्स देखे ना जिनके नीचे झाड़ू लगा होता है और पूरे सिटी में घूमते हैं और वो साफ सफाई करते हैं, तो इस तरीके के प्रोजेक्ट भी लेती है। इस तरीके के प्रोजेक्ट हम अदर काइंड ऑफ रेवेन्यू में कंसिडर करते हैं, ठीक है, कोर रेवेन्यू नहीं है। आगे वीडियो में हम बात करेंगे कि ये और नए नए फील्ड्स में कहाँ पर एंटर कर रहे हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कंपनी का मोटा मोटा बिजनेस क्या है। अब हम बात करते हैं कि मैंने क्यों डिसाइड किया इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का, मैं इतना इंटरेस्टेड क्यों हूँ इस कंपनी में, मेरे को ग्रोथ कहाँ पर नजर आती है। सबसे पहला रीज़न कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं एंटनी में इन्वेस्ट करूँगा वो है इंडस्ट्री। देखिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की इंडस्ट्री ना इंडिया में बहुत नहीं है, लेकिन स्कोप बहुत ज़्यादा है। अभी तो बस शुरुआत हुई है। इंडिया में 77% जो कूड़ा है वो लैंडफिल्स में जाता है, उसको प्रोसेस नहीं किया जाता है। लेकिन डेवलप्ड कंट्री में यही परसेंटेज सिर्फ 2% की है, यानी सिर्फ 2% कूड़ा ऐसा है जो प्रोसेस नहीं किया जा सकता। चांसेस ये हैं कि जैसे जैसे इंडिया डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ेगा, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है ना वो अपने बड़े बड़े सिटीज़ में और भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसीलिए स्कोप ऑफ एक्सपेंशन इन दिस इंडस्ट्री इज़ ह्यूज। अगले कुछ साल में एक्सपेक्टेशन है कि इंडस्ट्री लगभग 14.5 से 15% के आसपास ग्रो करेगी, विच इज़ ह्यूज। क्योंकि अगर इंडस्ट्री 14.5 से ग्रो कर रही है तो चांसेस ये हैं कि अच्छा प्लेयर, जो बड़ा प्लेयर है, वो 20% प्लस से ग्रोथ कर ले, और हमारी एक्सपेक्टेशन हमेशा ये रहती है कि 20% प्लस ग्रोथ होनी चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट के नए नए इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारे सिटीज़ क्लीन रहे। जब हमारे सिटीज़ क्लीन रहेंगे तभी तो हमारे पास टूरिस्ट आएंगे, जो इनक्रेडिबल इंडिया इमेज है वो और बेटर होगी। तो गवर्नमेंट का फोकस भी इस सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान था या अमृत अभियान था। इन सारे अभियानों का फोकस और डायरेक्ट बेनिफिशियरी एंटनी जैसी कंपनीज हैं, और आप और हम हैं। आज के दिन में जो बड़े शहर है, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, वहाँ पर भी पेनिट्रेशन इन कंपनीज की बहुत ज़्यादा नहीं है। आप मुंबई को देखिए, जहाँ पर एंटनी का मैक्सिमम बिजनेस आता है। सिर्फ 24 में से 4 वार्ड्स ऐसे हैं जहाँ पर प्राइवेटाइजेशन हुई है, जहाँ पर एंटनी जैसी कंपनीज ये वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज दे रही हैं। तो चांसेस ये हैं कि फ्यूचर में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग म्यूनसिपैलिटीज़ हैं वो शिफ्ट कर जाएंगी ये प्राइवेट मॉडल्स पे, और जो न्यू म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, जो नए नए शहर आ रहे हैं, 100 नए नए शहर आ रहे हैं इंडिया में, वो और भी जल्दी अडेप्ट करेंगे प्राइवेटाइजेशन ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट में। अब आते हैं दूसरे बड़े रीज़न पर। दूसरा बड़ा रीज़न है इस कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल। देखिए, मैनेजमेंट क्लेम कर रही है कि हम 20% से ग्रो करेंगे अगले 2-3 साल तक, और मुझे ऐसा लगता है कि वो ये 20% ग्रोथ आसानी से अचीव कर लेंगे। मुझे ऐसा क्यों लगता है? वो है इनके फ्यूचर प्लान्स। कंपनी सिर्फ कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन और प्रोसेसिंग के भरोसे नहीं रहना चाहती। कंपनी अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई कर रही है, जैसे उन्होंने वेस्ट टू एनर्जी में किया। वेस्ट टू एनर्जी एक नया प्रोजेक्ट था जो कंपनी पहली बार इंप्लीमेंट कर रही थी, और कंपनी ने सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर दिया है। उसके बाद कंपनी अब कंस्ट्रक्शन और डिब्री कलेक्शन में भी आ रही है। कंस्ट्रक्शन और डिब्री कलेक्शन क्या होता है? सिटीज़ के अंदर आपने देखा होगा, जब भी कंस्ट्रक्शन होती है तो वहाँ पर मिट्टी पड़ी होती है, या फिर डेब्रीज पड़ी होती हैं, सीमेंट पड़ी होती है, ब्रिक्स पड़ी होती है, वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है, वो मटेरियल वहीं पर पड़ा रहता है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस अब चाहती हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन डेब्रीज है ना, इनको भी कलेक्ट एंटनी करे। एंटनी ने ये काम किया है शुरू मुंबई के अंदर। इसकी रेवेन्यू पोटेंशियल लगभग 30 करोड़ की है अगले साल के अंदर। उसके बाद कंपनी टायर और व्हीकल स्क्रैपिंग बिजनेस में भी आ रही है। अगर आपने ध्यान दिया होगा, गवर्नमेंट ने अभी रिसेंट पॉलिसी चेंज की है, जहां पर 10 साल के डीजल व्हीकल्स और 15 साल के पेट्रोल व्हीकल स्क्रैप हो जाएंगे। इन्होंने लैंड बाय करने का ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है, और अगले कुछ क्वार्टर्स में शायद इनका प्लांट के ऊपर काम भी शुरू हो जाएगा। यहाँ की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इनिशियली ये डिसाइड किया है इन्होंने कि ट्रक्स और कार्स पे फोकस करेंगे, और 50 से 100 व्हीकल डेली ये स्क्रैप किया करेंगे। लेकिन ये फिगर इंक्रीज़ हो जाएगी जैसे जैसे डिमांड आएगी, फ्रॉम 100 to 150 व्हीकल्स पर डे। ठीक है, उसके लिए ये 26 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो रेवेन्यू स्ट्रीम ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं फ्रॉम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑल्सो। अब सिर्फ इनके क्लाइंट्स म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नहीं रहेंगे, आप और हम जैसे कस्टमर्स भी होंगे जिनको अपनी गाड़ी स्क्रैप करवानी है। ठीक है, उसके बाद इस कंपनी ने डिसाइड किया है कि ये
बैटरी रिसाइकलिंग में भी आएंगे। बैटरी रिसाइकलिंग के भी केस में जो नई पॉलिसी गाइडलाइंस गवर्नमेंट की आई हैं उससे इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने की उम्मीद है। उसके बाद इन्होंने रिसेंटली डिसाइड किया है एक FMCG कंपनी के साथ टाई अप करने का। अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, लेकिन चांसेस है कि अगले 1-2 क्वार्टर में साइन हो जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग एंटनी उस FMCG कंपनी की जितनी भी पेट बोटल्स हैं वो कलेक्ट करेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा। यानी यहाँ पर रेवेन्यू इनका किसी म्यूनसिपैलिटी से नहीं, FMCG प्लेयर से आएगा। कंपनी चेन्नई में रिसेंटली नए प्रोजेक्ट के लिए बिड करना चाहती है, जो एक बहुत बड़ा इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट होने वाला है, जिसमें एक इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग यूनिट होगी जैसे कंजू मार्ग में है, और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट होगा जैसे पिंपरी चिंचवाड़ में है। ठीक है, इसके अलावा बायो माइनिंग होगी। तो वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। कंपनी ना कोशिश करती है कि छोटे प्रोजेक्ट्स ना उठाए, कंपनी सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स पे कॉन्सेंट्रेट करती है क्योंकि वहाँ पर मार्जिन्स हाई होते हैं। और वेस्ट मैनेजमेंट इज़ अ एसेंशियल सर्विस। म्यूनसिपैलिटीज़ अगर चाहे तो भी इनकी पेमेंट्स बहुत ज़्यादा डिले नहीं कर सकती, क्योंकि सर्विसेज इफेक्ट होती है। सर्विसेज इफेक्ट होती है तो डायरेक्टली कस्टमर्स को, जो आप जैसे और मेरे जैसे कंज्यूमर्स हैं, उनको नुकसान होता है। तो उम्मीद यह है कि अगले कुछ साल में इनकी सर्विसेज और भी ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, और भी ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो जाएंगी, और इनका रेवेन्यू सिर्फ म्यूनसिपैलिटीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। ये एक दूसरा बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का मैंने डिसाइड किया है। तीसरा बड़ा रीज़न है कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो है पोटेंशियल ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मार्जिन्स। आज के दिन में कंपनी गाइड कर रही है कि हम 22 से 24% के आसपास मार्जिन अटेन कर लेंगे। कंपनी कह रही है कि हम आहिस्ता आहिस्ता अपने मार्जिन्स को इंप्रूव करेंगे। इंप्रूव कैसे करेंगे? जो वेस्ट टू एनर्जी जो इनका धंधा है वहाँ पर 40 से 45% के मार्जिन्स है। तो जैसे जैसे वेस्ट टू एनर्जी का मिक्स इनके रेवेन्यू में इंक्रीज़ होगा, इनके रेवेन्यू लगातार इंक्रीज़ होते चले जाएंगे। 2025 पहला साल होगा जब वेस्ट टू एनर्जी फुल ईयर के लिए इनके पास रहेगा। अगर चेन्नई का प्रोजेक्ट आता है तो और भी ज़्यादा इनको बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंपनी चाहती है कि जो प्रोसेसिंग है ना, उसको 50% लेके आएँ अपने टोटल रेवेन्यू मिक्स का। आज के दिन में कंपनी ओवर डिपेंडेंट है कलेक्शन पे और ट्रांसपोर्टेशन पे, जो मार्जिन वाइज थोड़ा हल्का बिजनेस है। कंपनी चाहती है प्रोसेसिंग को ऊपर लेके आए। प्रोसेसिंग के जो धंधे होते हैं वो प्रोजेक्ट भी लंबे होते हैं, 25 से 30 साल तक होते हैं, तो वो रेवेन्यू पोटेंशियल भी हो जाएगी। तो जैसे जैसे कंपनी प्रोसेसिंग की परसेंटेज को बढ़ाएगी ना, वैसे वैसे कंपनी के मार्जिन्स आहिस्ता इंच अप होते चले जाएंगे। हाउएवर, आप ये उम्मीद मत कीजिएगा कि मार्जिन हर क्वार्टर में या हर दूसरे क्वार्टर में या हर साल में बहुत जल्दी इंप्रूव होंगे। ये बहुत आहिस्ता इंप्रूव होंगे, लेकिन जब इंप्रूव होंगे तो उसका इम्पैक्ट पूरी कंपनी पे दिखाई देगा लॉन्ग टर्म में। तो इसलिए भी मुझे ये कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद है। आखिरी सबसे बड़ा रीज़न कि मैं इस कंपनी में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ वो है वैल्यूएशन। देखिए, ये जो पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पॉइंट होने वाला है। आई टेल यू व्हाई। मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी की वैल्यूएशंस आज के दिन में बहुत ज़्यादा ख़राब है। कोर EV टू EBITDA पे अगर इस कंपनी को देखते हैं तो वो सिर्फ 10 की EBITDA पे हमको मिलता है। अब इसे कंपेयर करने का कोई और कंपनी हमारे पास है नहीं, कोई लाइक टू लाइक कंपनी ऐसी नहीं है जिससे हम कंपेयर कर सकें, और इनकी बहुत बड़ी हिस्ट्री भी नहीं है कि हम कंपेयर कर सकें कि हिस्टोरिकली EV टू EBITDA कैसा रहा है। ठीक है, तो हम इसको कंपेयर करते हैं इसके पीयर्स से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में, जैसे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, अफ्रीका में। उन कंपनी से अगर हम इनके वैल्यूएशन मैट्रिक्स कंपेयर करते हैं तो हम पाते हैं कि एंटनी बहुत ज़्यादा सस्ती है आज के दिन में, कंसिडरिंग कि ये 20% से ग्रो कर रहे हैं। जो अमेरिकन कंपनीज हैं उन पे मैंने नज़र मारी और मैंने पाया कि उनकी ग्रोथ मुश्किल से 5 से 10% है लगातार ईयर और ईयर, और उनको जो मल्टीपल्स मिलते हैं वो 15 के आसपास के मल्टीपल्स मिलते हैं। ऑन द अदर हैंड, एंटनी जैसी कंपनी जो इंडिया में है, जिसकी ग्रोथ पोटेंशियल 20% की है, उसे मल्टीपल मिल रहे हैं 10 का, 11 का, 12 का, और कई बार तो 6 का और 5 का भी। मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी आज के दिन में बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, और वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कंपनी की री रेटिंग होगी ऊपर की तरफ। अब ये पॉइंट हो सकता है आप लोग एग्री ना करें, और मैं भी श्योर नहीं हूँ कि ये पॉइंट प्ले आउट होगा या नहीं होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा थीसिस पॉइंटर होने वाला है अगर ये प्ले आउट होता है तो। देयर इज़ वन मोर रीज़न वाई आई एम सो कॉन्फिडेंट कि इनके मल्टीपल्स जो है वो इम्प्रूव होंगे। वो है कि इंडिया में जो भी एग्जिस्टिंग ESG प्लेयर्स हैं ना, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्लेयर्स हैं, जैसे सोलर कंपनीज होगी, विंड कंपनीज होगी, या वाटर प्यूरिफिकेशन कंपनीज होगी, जैसे आयन एक्सचेंज होगी, या VA-Tech वबाग होगी, या स्टर्लिंग एंड विल्सन होगी, इन सभी कंपनीज को मार्केट बहुत बढ़िया वैल्यूएशन नहीं देती थी कुछ साल पहले तक, लेकिन आज के दिन में इनको बहुत बढ़िया मल्टीपल्स मिलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जैसे जैसे मार्केट और ज़्यादा कंसोलिडेट होगी,
रेवेन्यू सोर्स एंटनी के और ज़्यादा डाइवर्सिफाई होंगे, इन्वेस्टर्स हैं उनकी नज़र इस कंपनी के ऊपर पड़ेगी, तो इस कंपनी के मल्टीपल्स और भी ज़्यादा इंप्रूव हो सकते हैं, क्योंकि मार्जिन्स हैं भाई, मार्जिन्स हैं 20% से ऊपर ग्रो कर रहे हैं लगातार, और चांसेस ये है कि इनके मार्जिन्स अगले 10 साल में हमको 30% लगातार नजर आने लग जाए। तो इतने मार्जिन की कंपनी को 10 EV टू EBITDA मेरे हिसाब से बहुत कम है। तो इसीलिए ये मेरा एक बहुत बड़ा थीसिस पॉइंटर है कि इस कंपनी की री रेटिंग होनी चाहिए, और शायद उसका बेनिफिट हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर को मिलना चाहिए। अब बात कर लेते हैं रिस्क की। बहुत बड़े बड़े रिस्क हैं। सबसे बड़ा तो रिस्क है B2G कंपनी है, यानी बिजनेस टू गवर्नमेंट कंपनी है। म्यूनसिपैलिटीज़ के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा पैसे के लिए। म्यूनसिपैलिटीज़ का क्या है, सरकार चेंज, म्यूनसिपैलिटी चेंज, म्यूनसिपैलिटीज़ की पॉलिसीज चेंज तो लगा सीधा नुकसान एंटनी को। ये बहुत बड़ा रीज़न है कि मार्केट इस कंपनी को बहुत बढ़िया वैल्यूएशन नहीं देती, क्योंकि इनको डायरेक्टली म्यूनसिपैलिटीज से डील करना पड़ता है। दूसरा बड़ा रिस्क है इनके जो रेवेन्यूज़ है ना वो बहुत लंपी हैं। वैसे तो हमें पता है कि लगातार इतने पैसे आने हैं, लेकिन कुछ पैसा ना इनकी एस्केलेशन फीस होती है। एस्केलेशन फीस क्या होती है, देखिए इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं बहुत लंबे, 20 साल का प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो 20 साल के प्रोजेक्ट में म्यूनसिपैलिटी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी ना वैसे वैसे आप हमको रेवेन्यू हमारा इंक्रीज करोगे, बनता भी है इनका, तो उसको बोलते हैं हम एस्केलेशन फीस। अब एस्केलेशन ये हर क्वार्टर में या हर 6 महीने में या हर 1 साल में अप्लाई करते हैं। वो अप्रूव होने जाती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी होती है, उनको अप्रूव करते हुए लग जाता है बहुत ज़्यादा टाइम। जो काम इन्होंने आज किया उसकी एस्केलेशन इनको मिलेगी 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद। जिससे क्या होता है, जिससे एक बार तो रेवेन्यू कम लगता है, लेकिन जिस साल एस्केलेशन फीस इनको मिली है उस साल रेवेन्यू बहुत ज़्यादा नजर आता है। तो बहुत लंपीनेस आ जाती है बिजनेस में, और जब भी बिजनेस में लंपीनेस आती है तो वैल्यूएशन करने वालों को समझ नहीं आता कि इस कंपनी को कितनी वैल्यूएशन दे। ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि कंपनी को मल्टीपल्स इतने कम मिल रहे हैं आज के दिन में। तीसरा बड़ा रीजन है इनका अकाउंटिंग प्रोसेस। भाई इनका अकाउंटिंग प्रोसेस ने इनकी ऐसी तैसी कर रखी है। शॉर्ट में बताऊं तो आपको मैं 10 से 1 साल पहले एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया था IND AS करके, IND AS करके। उसके हिसाब से क्या हुआ कि जब भी ये कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं ना तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से शुरू होता है और बैलेंस शीट में खत्म होता है। ये प्रोजेक्ट ना डीबूट प्रोजेक्ट होते हैं, यानी डिजाइन, बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड देन ट्रांसफर। आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। वेस्ट टू एनर्जी का इन्होंने प्रोजेक्ट किया, 250 करोड़ की इन्होंने लगभग इन्वेस्टमेंट की पुणे के अंदर, ठीक है। सरकार कहती है कि हम आपको 50 करोड़ की सब्सिडी देंगे, लेकिन सब्सिडी उस दिन देंगे जिस दिन आपका प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो वो ग्रांट इनको मिलेगी जब वो प्लांट बनके तैयार हो जाएगा, उसके 2 या 3 साल के बाद ही इनके पैसे आएंगे, ठीक है। एक समस्या तो ये होगी। उसके बाद जो इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर उस प्लांट के अंदर किया, यानी 250 करोड़ का, वो इनको जब वो अंडर कंस्ट्रक्शन है इन्हें दिखाना पड़ेगा अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एज अ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। अजीब सी बात है ना, मेरे को कोई रेवेन्यू मिल नहीं रहा, मैं जो खर्चा कर रहा हूँ ना आज के दिन में मैं वो अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखाऊंगा। यानी जिस साल ये अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं उस साल इनके रेवेन्यूज बहुत हाई नजर आते हैं, लेकिन वो पैसा इनको मिल नहीं रहा, वो पैसा ही खर्च कर रहे हैं। ये IND AS की वजह से इनको हो रहा है, ठीक है। तो उस वजह से इन्वेस्टर को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि यार रेवेन्यू पिछले साल तो इतने ज़्यादा थे, अब की बार क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा तो इनके रेवेन्यूज कम घट के इतने कम हो गए, ठीक है। उसके बाद जब वो प्रोजेक्ट बन जाता है और वो उसको ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं तो वो लाइन आइटम है वो उठ के आ जाता है बैलेंस शीट में, फिर आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में वो दिखना बंद हो जाता है। अब ये बड़ा अतरंगी सा तरीका है, और इन्वेस्टर्स जब भी इनसे बात करते हैं उनको समझ भी नहीं आता कि हो क्या रहा है, और मैनेजमेंट इज़ हैविंग अ वेरी हार्ड टाइम टू एक्सप्लेन टू इन्वेस्टर्स कि एक्चुअली में हम जो खर्चा कर रहे हैं वो हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्यों दिखा रहे हैं। तो अगर आप स्क्रीनर पे जाओगे तो कई ईयर्स में आप देखोगे कि इनके रेवेन्यूज़ बहुत हाई है, बहुत हाई। वो क्यों है, वो इसीलिए है क्योंकि वो खर्चा है इनका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, वो एक्चुअल खर्चा नहीं है। इसीलिए जब भी हम इस कंपनी को पढ़ते हैं ना तो हम इसको सेग्रीगेट कर देते हैं 2 तरीके की EBITDA में। एक तो एक्चुअल EBITDA जो हमको मिल रहा है वो, और उसके बाद एक कोर EBITDA। कोर EBITDA में क्या आता है, कोर EBITDA आता है इनका कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, उसके बाद प्रोसेसिंग का बिजनेस, उसके बाद वेस्ट टू एनर्जी का बिजनेस। इन सब बिजनेसेस को हम कोर EBITDA बोलते हैं। तो हम जो फोकस करेंगे ना वो हम फोकस करेंगे कोर EBITDA पर जब भी हम वैल्यूएशन करेंगे या कुछ भी करेंगे, ठीक है। हम जो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है उसको टोटली इग्नोर कर देंगे क्योंकि उसका कोई लॉजिक ही नहीं है। लेकिन जो है वो है, इनको जो
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम तो फॉलो करने पड़ेंगे, और हमें भी एज ए इन्वेस्टर जो है हमें अपना थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और हमको इनके जो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यूज़ हैं और अदर रेवेन्यूज़ हैं उनको हटाकर इस कंपनी को देखना पड़ेगा। तो जब मैं वैल्यूएशन करूँगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कैसे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को हटा दिया है बाहर, और सिर्फ मैं कोर रेवेन्यू पे और कोर ईबिटा पे फोकस कर रहा हूँ। कौन कॉल्स में कई इन्वेस्टर्स हैं, जैसे इंडिया से बाहर के FIIs हैं जो इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये कंपनी एनवायरमेंटली बहुत फ्रेंडली, बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो एनवायरमेंट फ्रेंडली कंपनीज ढूंढ रहे हैं। एंटनी जैसी एनवायरमेंट फ्रेंडली कंपनीज इस सेक्टर में बहुत कम है इंडिया में। तो वो जब मैनेजमेंट से पूछते हैं कि भाई ये क्या है, हमको कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे आपके रेवेन्यू इतने लंपी हो रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा, तो मैनेजमेंट उन्हें आराम से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। और जब भी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, अकाउंटिंग कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो इन्वेस्टर उस चीज़ से दूर भागने लग जाता है। इन्वेस्टर हमेशा सिंप्लीफाइड चीज़ के पास जाता है। तो सबसे बड़ा रिस्क जो मुझे इस कंपनी में नज़र आ रहा है वो अकाउंटिंग का नज़र आ रहा है। बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है, लेकिन बुक्स में रिस्क है ना। अगला जो रिस्क है वो है ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन का। कंपनी का मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू आज के दिन में मुंबई से आ रहा है, लगभग 60-70% के आसपास, और उसके बाद मुंबई के आसपास के इलाकों से आ रहा है, पुणे से आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहा है। कंपनी अब आहिस्ता आहिस्ता डाइवर्सिफाई कर रही है, नोएडा में, चेन्नई में, झांसी में, वाराणसी में, इन सब टियर 2 सिटीज़ में भी कंपनी जा रही है, और उस रिस्क को आहिस्ता आहिस्ता डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि मुंबई से अब रेवेन्यू आना कम हो जाएगा। अब मुंबई में बहुत सारी पोटेंशियल है। 24 वार्ड्स में से सिर्फ 4 वार्ड्स ऐसे हैं जो प्राइवेटाइज्ड हैं, ठीक है। तो मुंबई में भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और वहाँ से भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ आएगी। लेकिन कंपनी कोशिश कर रही है कि और अलग अलग ज्योग्राफीज में जाए, जो ज्योग्राफिकल रिस्क है वो कंपनी को ना हो। अगला रिस्क कंपनी में है कैपिटल हैवी बिजनेस होने का। सारा खर्चा डे 1 पे हो जाता है जिस दिन इनको प्रोजेक्ट मिला है। अब इतनी कैपिटल हैवी जब भी कोई इंडस्ट्री होती है ना, उसको डेट पे रिलाई करना पड़ता है, और डेट के साथ आती है कॉस्ट, और ऐसी कंपनीज को हमेशा मार्केट उतनी इज्जत नहीं देती, ठीक है। तो डेट की, कैपिटल की समस्या इस कंपनी में है, लेकिन कंपनी कोशिश कर रही है कि वो कैपिटल लाइट मॉडल में जाए आहिस्ता आहिस्ता। जैसे जो नया प्रोजेक्ट आया है पनवेल में, वहाँ पर इनको म्युनिसिपल कमेटी ने ही व्हीकल्स खरीद के दे दिए, तो दैट इज़ अ कैपिटल लाइट बिजनेस। उसके बाद ये FMCG का बिजनेस कर रहे हैं या व्हीकल स्क्रैपिंग का बिजनेस करेंगे, वो भी एसेट लाइट बिजनेस होगा इनका। तो कंपनी कोशिश कर रही है कि जो ट्रेड रिसीवेबल्स जो बढ़ते जा रहे हैं ना म्युनिसिपैलिटीज़ की डिले इन पेमेंट की वजह से, उसको किसी ना किसी तरीके से मिटिगेट कर सके उस रिस्क को। लेकिन अभी वो हुआ नहीं है और उसको बहुत टाइम लगना है। शायद जैसे जैसे कंपनी के फंडामेंटल्स इस तरीके से इंक्रीज होने लग जाएंगे, मार्केट भी इनको बेटर वैल्यूएशंस देना शुरू कर देगी, है ना। ये तो हुई रिस्क की बात। अब बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से मैट्रिक्स हैं जो हमें ट्रैक करने पड़ेंगे इस कंपनी में। तो सबसे पहला जो मैट्रिक इस कंपनी में हमें ट्रैक करना पड़ेगा वो है टनेज ग्रोथ का, यानी कितनी टन कूड़ा ये प्रोसेस कर रहे हैं हर साल, हर महीने या हर क्वार्टर में, वो हमको ट्रैक करना पड़ेगा वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कोर रेवेन्यू और कोर ईबिटा कैसे ग्रो कर रहे हैं, यानी माइनस कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड अदर रेवेन्यूज, उनको माइनस करके हम सिर्फ CNT, WTE और प्रोसेसिंग का डेटा देखेंगे और हम देखेंगे वो कैसे ग्रो कर रहा है, वो 20% से ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे कि नए कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से मिल रहे हैं इनको, चेन्नई जैसे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, या अगली ग्रोथ कहाँ से आएगी। जो इन्होंने प्लान बताया है, व्हीकल स्क्रैप का बताया है प्लान, बैटरी का प्लान बताया है, वो प्लान ये कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस कॉन कॉल में कंपनी ने बताया कि नेक्स्ट क्वार्टर में हो सकता है इनको एक नया बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए प्रोसेसिंग का और CNT का, तो उसे देखना पड़ेगा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन और डिब्री मटेरियल को कलेक्ट करने का जो धंधा इन्होंने नया शुरू किया है वो कैसा काम कर रहा है, इन चीज़ के ऊपर हमें बड़ी अच्छी नज़र रखनी पड़ेगी। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि रिसीवेबल्स कैसे चेंज हो रहे हैं, मतलब इनको जो म्युनिसिपैलिटीज़ हैं वो पैसा कितने देर में दे रही हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा रही है। अगर वो टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है तो हमें सचेत हो जाना पड़ेगा इस कंपनी में, ठीक है। उसके बाद हमें वैल्यूएशंस देखनी पड़ेंगे कि मैंने जो चौथा पॉइंट बताया कि मैं इसमें इन्वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, वो पॉइंट कहीं थ्योरी ठीक हो ही ना, अगले 5 साल हम इस स्टॉक में बैठे रहें, 20% से ग्रो भी करता रहे, लेकिन मार्केट किस पे नज़र पड़े ही ना, इसकी री-रेटिंग हो ही ना, तो उस चीज़ पे भी हमको नज़र बना के रखनी पड़ेगी। उसके बाद हमें बात करनी पड़ेगी कैपेक्स की, कि कैपेक्स बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा, डेट टू इक्विटी बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ रही है, आज के दिन 0.4 से 0.5 के बीच में है। तो बहुत ज़्यादा अगर राइज कर जाएगा तो भी हमें सचेत हो जाना है, क्योंकि कंपनी ने हमें कहा है कि मोस्ट ऑफ द डेट इज़ बिहाइंड देम। अब वो अगले 4 साल में अगर कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आया तो डेट फ्री हो जाएंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैं वो किस तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसके ऊपर भी हमको नज़र बना के रखनी पड़ेगी। इस वीडियो में हमने बात की कि कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं, मैं इसमें क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ और इसके रिस्क क्या हैं, और उसके बाद अगली जो कॉन कॉल्स होंगी उसमें हमें क्या क्या देखना चाहिए। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसकी वैल्यूएशन क्या है, मुझे क्या नज़र आता है अगले 4 साल में कंपनी किस तरीके से ग्रो करेगी। उसके बाद हम बात करेंगे कि
मैंने इस स्टॉक में कब एंट्री ली थी, कब एंट्री नहीं ली, मैं कब एंट्री लूँगा, कब एग्जिट करूँगा, क्या मेरी पोजीशंस है उसके बारे में। तो इस वीडियो के लिए अभी इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, रिसर्च करते रहिए, पैसा ज़रूर बनेगा, गारंटी देता हूँ। बाय।